और दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सीटेट एग्जाम जो कि 21 जनवरी के लिए प्रस्तावित है, इसकी तैयारी आप बड़े धूमधाम से कर रहे होंगे क्योंकि अब लगभग 20 दिन बचे हैं। और आज जब हम वीडियो ये पब्लिश कर रहे हैं तो 1 जनवरी है। तो नई साल के आगमन पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आप जो भी नए साल में अपने लक्ष्य निर्धारित करें उन्हें प्राप्त करें। तो चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बाल विकास का हम ये नवा वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण विधियां, प्रविधियां और टीएलएम यानी सहायक शिक्षण सामग्री के बारे में। इनसे 1 से 2 प्रश्न हर बार सीटेट में पूछा जाता है। इसमें हमने सीटेट 2015 से 2023 तक आए हुए प्रश्नों को शामिल किया है। तो ये वीडियो छोटा होने वाला है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अभी तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस लगाने के लिए आप हमारी वेबसाइट abhyasclasses.in का ही प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि शिक्षण अधिगम की कौन सी विधि ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती है। ठीक है। ऑप्शन है व्यवहार अनुकूलन, सहपाठी सहभागिता, अन्वेषण अधिगम, पारस्परिक शिक्षण। तो इसका सही आंसर है वो है व्यवहार अनुकूलन। देखिए, व्यवहार अनुकूलन जो है सक्रिय भूमिका को, विद्यार्थी की जो सक्रिय भूमिका है उसको महत्व नहीं देती, जबकि सहपाठी यानी एक दूसरे के साथ जिसमें विद्यार्थी सक्रिय रहेगा, अन्वेषण यानी खोजी प्रवृत्ति, इसमें तो बहुत ज़्यादा सक्रिय रहता है, एक्टिव रहता है बच्चा। और पारस्परिक शिक्षण में भी सहभागी और पारस्परिक शिक्षण में हमेशा बच्चा एक्टिव रहेगा। तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम के लिए अध्यापक को किस प्रकार की शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। ऑप्शन है सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक, मानकीकृत, परीक्षा केंद्रित, व्यवहारवादी। तो अगर प्रभावशाली और अर्थपूर्ण शिक्षण के लिए या लर्निंग के लिए, अधिगम के लिए, देखिए सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक जो होगा वो सबसे ज्यादा बेटर होगा। ठीक है। मानकीकृत यानी स्टैंडर्ड, जरूरी नहीं है हम प्राइमरी के बच्चे के लिए मानकीकृत स्टैंडर्ड बुक पढ़ाएं, स्टैंडर्ड भाषा पढ़ाएं। ठीक है। जरूरी है कि बच्चे की समझ में आना चाहिए, वो उसे खेल खेल में सीखना चाहिए, उसकी खोजी प्रवृत्ति, अन्वेषण की प्रवृत्ति को जागृत करना चाहिए। बच्चे का सक्रिय रूप से भाग लेना आवश्यक है हर बात में। ठीक है। तो परीक्षा केंद्रित तो गलत है, क्योंकि इसीलिए मैं बार बार बताता हूँ सीसीई लाया गया है। परीक्षा केंद्रित, याद करना, रटना, ये तो कभी भी ऑप्शन सही नहीं होगा। व्यवहारवादी तो ये भी यहाँ पर गलत है, जैसे कि हमने पिछला आंसर भी हमने देखा था। तो व्यवहारवादी गलत है। सही आंसर होगा सांस्कृतिक रूप से, जो बच्चे के परिवेश में है, जो समाज में उसके संस्कृति में घट रहा है, हम उसी के आसपास, उसी के सराउंडिंग अगर उसके लिए पढ़ाएं तो वो अच्छे से सीखेगा। तो अर्थपूर्ण जो शिक्षण के लिए पहला ऑप्शन सही होगा। थर्ड नंबर देखिए, निम्न में से कौन सी अधिगम युक्ति, ठीक है, यानी टेक्निक्स, जो लर्निंग टेक्निक जानकारी के प्रकरण में प्रभावशाली नहीं होंगे। ठीक है। जानकारी या नॉलेज के, ठीक है, प्रकरण में प्रभावशाली नहीं होगी। ऑप्शन है अधोरेखांकन और चिन्हांकित करना, स्मृति सहायक विधियों का प्रयोग करना, उदाहरण सृजन करना, और चौथा ऑप्शन है निष्क्रिय अनुवाचन करना। आप ध्यान से देखिए, जहां निष्क्रिय खुद में ही लिखा हुआ है, ठीक है, तो वहां कैसे आप जानकारी को प्रभावशाली बना सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा चौथा। ठीक है। जहां खुद ही निष्क्रिय अनुवाचन है तो वहां आप जानकारी को अच्छे से, ज्ञान का सृजन नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बच्चों के सम्मुख विचार प्रस्तुत करते हुए या करते समय सही क्रम क्या होना चाहिए। जटिल से सरल, सामान्य से विशिष्ट, अमूर्त से मूर्त, सांकेतिक से अनुप्रीतात्मक। ठीक है। ऑप्शंस जो हैं इसमें
वो देखिए पहला जटिल से सरल, ये गलत है। जो शिक्षण सूत्र होता है वो सरल, ठीक है, सरल से कठिन की ओर होता है, ना कि कठिन से सरल की ओर, क्योंकि हम जटिल से सरल की ओर नहीं जाते हैं बल्कि सरल से कठिन की ओर जाते हैं। सामान्य से विशिष्ट, ये सही है। अमूर्त से मूर्त नहीं होता है, बल्कि मूर्त यानी ठोस वस्तुएं जो हमें सामने सामने दिखाई देती हैं परिवेश में, वहां से फिर हम कल्पना की ओर विकास करते हैं। तो ये शिक्षण, ये भी गलत है और ये चौथा भी गलत है, ठीक है। सही आंसर है सामान्य से विशिष्ट। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से क्या अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? ये प्रश्न बहुत बार आया है, 2023 के सभी लगभग सेट्स में ये प्रश्न पूछा गया था, लगभग सभी में। तो ये 2 स्टार क्वेश्चन है इस बार के लिए। कुपोषण, उत्सुकता, अभिसंज्ञान, महारत, उन्मुखी, लक्ष्य। तो इसका जो सही आंसर है, नकारात्मक रूप से जो प्रभावित करता है वो है कुपोषण। इसी के लिए भारत सरकार द्वारा MDM जो है 1995 में MDM यानी कि मिड डे मील, ठीक है, योजना शुरू की गई थी, मध्याह्न भोजन योजना, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम ज्ञान निर्माण में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कमतर रूप में देखता है? ठीक है। ऑप्शन है कंठस्थ करना, खोजी अधिगम, खोजबीन अन्वेषण। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? कंठस्थ करना। मैं बार बार बता रहा हूँ, कंठस्थ करना। और एक है यहाँ पर योगात्मक मूल्यांकन, ध्यान रखिए, योगात्मक मूल्यांकन। ये चीजें अब प्रवेश में नहीं है, परीक्षा केंद्रित, ठीक है, परीक्षा केंद्रित हो गया, योगात्मक मूल्यांकन हो गया, कंठस्थ करना हो गया, ठीक है। ये चीजें अब जो है प्रवेश में प्रयोग नहीं ली जाती हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो पहला। 7 नंबर क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को किस तरह के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए? ऑप्शन है महारत उन्मुखी, प्रदर्शन उन्मुखी, असफलता उन्मुखी, महारत परिहारी। ये प्रश्न भी लगभग सीटेट के हर एग्जाम 2023 के सारे सेट्स में 2022-23 में पूछा गया है। तो हमारी तरफ से ये 3 स्टार क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिए। इसका सही आंसर है महारत उन्मुखी, ठीक है। प्रदर्शन, असफलता और महारत परिहारी नहीं, महारत उन्मुखी, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, अधिगम अधिक प्रभावशाली होगा यदि पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, ठीक है, विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से संबंधित नहीं है। ये तो गलत हो जाएगा। बहुत ही अमूर्त और जटिल है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर विषय वस्तु बहुत अमूर्त जटिल होगी या उसके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से संबंधित नहीं होगी, तब तो वो पढ़ ही नहीं पाएगा बच्चा। पढ़ कैसे पाएगा? जो चीजें परिवेश से हो उससे सीखता है बच्चा। संबंधित पृथक खंडों में प्रस्तुत की जाएगी, ये भी गलत है, ठीक है। बहुत विधियों के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी, बिल्कुल सही है। अगर वो एक विधि से नहीं सीखता है तो उसे दूसरी विधि से सिखाने के प्रयास करेंगे। तो ऑप्शन चौथा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो इसका सही आंसर है 36 मिनट। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? ऑप्शन है प्रोजेक्ट विधि, सामूहिक विधि, व्याख्यान विधि, सहभागी विधि। तो इसका जो सही आंसर है प्रजातांत्रिक नहीं है, वो है व्याख्यान विधि, ठीक है। इसको याद रखेंगे। व्याख्यान विधि जो है प्राइमरी लेवल के लिए वैसे भी सुइटेबल नहीं है, बाकी सारी की सारी विधियां प्रजातांत्रिक हैं, यानी कि प्राइमरी लेवल के लिए सुइटेबल भी हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि प्रतिवादी सिद्धांतों, प्रगतिवादी होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, प्रगतिवादी, प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है। ऑप्शन है आगमन, निगमन, प्रश्नोत्तर, समस्या समाधान। तो सही आंसर है समस्या समाधान। जो समस्या समाधान विधि है वो प्रगतिवादी सिद्धांत या प्रगतिवादी शिक्षा पर आधारित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वे विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वतः पहल व प्रयास शामिल हैं, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, ठीक है, विधि, सॉरी यहाँ पर अंतर्वैयक्तिक विधि और निगमनात्मक विधि, अधिगमकर्ता विधि, परंपरागत विधि। सही आंसर है अधिगमकर्ता विधि। अधिगमकर्ता मतलब छात्र केंद्रित, ठीक है। तो जो छात्र केंद्रित शिक्षा होती है उसमें यही होता है कि वे विधि कि बच्चे अपना स्वतः पहल करके सीखें और स्वतः प्रयास करें, ठीक है। तो अधिगमकर्ता और जो शिक्षा है आजकल वो भी छात्र केंद्रित ही है, ठीक है। 13 नंबर, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, ठीक है।
प्रदर्शन मतलब कुछ प्रतिरूप करना, मॉड्यूल करना या कुछ मॉडल प्रस्तुत करना, ठीक है, प्रस्तुत करके सिखा रहा है। वह शिक्षण की किस विधि का प्रयोग कर रहा है? ऑप्शन है संशोधन, प्रतिरूपण, अनुकरण, ठीक है, या अवलोकन। तो सही आंसर है प्रतिरूपण। कुछ प्रदर्शन कर रहा है यानी कि वो मॉडलिंग कर रहा है, तो ये प्रतिरूपण, ठीक है। और मैंने इसको पढ़ाया भी था। ये प्रतिरूपण पे सबसे ज्यादा किस मनोवैज्ञानिक ने बल दिया था? अल्बर्ट बंडूरा, ठीक है, ध्यान रखिए इसके लिए भी। 40 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? अच्छे शिक्षण की विशेषता क्या नहीं है? जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, स्वेच्छाचारी, वांछनीय, सूचनाएं देने वाला। तो स्वेच्छाचारी यानी अपनी मन मर्जी से, अपनी मन से जो पढ़ाया जाए, तो ठीक है, वो क्या है? अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। 50 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, सरल से कठिन की ओर, निगमन से आगमन की ओर। तो सही आंसर है चौथा। देखिए, आगमन से निगमन की ओर होता है, ठीक है, तो पहले आगमन होना चाहिए और निगमन बाद में होना चाहिए। तो ये इस बात को ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है? ठीक है, समस्या समाधान विधि जरूर है, ठीक है, इसकी हमने बात की थी। गतिविधि उपागम, ये भी है, एक्टिविटी कराना। व्याख्यान विधि हम बार बार कह रहे हैं, यही प्राइमरी लेवल पे सुइटेबल नहीं है। प्रोजेक्ट विधि भी है, तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। 17 नंबर देखिए, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? यानी कि पढ़ाते समय किस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, यही सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर बच्चे सक्रिय रूप से सहभाग नहीं कर रहे हैं तो वो सीख ही नहीं रहे। अनुशासन, नियमन, उपस्थिति अनिवार्य नहीं है लेकिन जरूरी है। गृह कार्य की जांच में लगना, ये भी जरूरी है लेकिन अनिवार्य नहीं है। विषय वस्तु की कठिनाई का स्तर जरूरी है, लेकिन ये इतना एसेंशियल नहीं है जितना कि सबसे पहला वाला ऑप्शन जरूरी है। तो पहला ऑप्शन सही होगा। 80 नंबर देखिए, मीडिया एक उदाहरण जो अधिगमकर्ता को यानी छात्र को प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण के द्वारा यानी सामने जो दिखाई दे रहा है के द्वारा अधिगम में सहायक होता है। शैक्षिक टेलीविजन, ओवरहेड प्रोजेक्टर, शैक्षिक प्रसारण, टेलीफोन। हो तो ओवरहेड प्रोजेक्टर भी सकता है सही आंसर, लेकिन चूंकि यहाँ पर शैक्षिक टेलीविजन दिया है, टेलीविजन देता तो ये ऑप्शन पे हम थोड़ा बहुत जा सकते थे, लेकिन उसने आंसर क्लियर कर दिया शैक्षिक टेलीविजन, तो सही आंसर होगा पहला। 19 नंबर देखिए, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार क्या है? ऑप्शंस हैं कठोर परिश्रम का सुझाव, ग्रंथालय में निरीक्षण अध्ययन, निजी शिक्षण का सुझाव, निदानात्मक शिक्षण। तो सबसे ज्यादा जरूरी है निदानात्मक शिक्षण। अधिगम से संबंधित अगर किसी विद्यार्थी की जो समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार होता है वो निदानात्मक शिक्षण, और जब उपचार करते हैं हम उसका तो उसे कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण यानी कि रिमेडियल टीचिंग। तो यहाँ पर आंसर सही होगा निदानात्मक शिक्षण। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का अधिगम स्तर नहीं है? ऑप्शन है विभेदीकरण स्तर, स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर, समझ स्तर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विभेदीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन स्तर जो है अधिगम का, अधिगम स्तर सॉरी शिक्षण का अधिगम स्तर नहीं है। तो सही आंसर कौन सा होगा? ये पहला वाला। 21 देखिए, शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्नलिखित में से किसको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है? ऑप्शन है व्यक्तिगत भेद, अभिभावकों की पृष्ठभूमि, विद्यार्थियों का मानसिक स्तर, सॉरी यहाँ पे स्तर होगा, मानसिक स्तर, और विषय की विशिष्ट प्रकृति। देखिए यहाँ पर सारी चीजें, व्यक्तिगत विभेद यानी व्यक्तिगत भिन्नताएं भी जरूरी है, और मानसिक स्तर बच्चों का ध्यान में रखना जरूरी है, विषय की विशिष्ट प्रकृति भी ध्यान में रखना जरूरी है, अभिभावकों की पृष्ठभूमि ध्यान में रखना जरूरी नहीं है। इससे कोई लेना देना नहीं है। शिक्षण बनाते समय, शिक्षण विधि बनाते समय या लेसन प्लान बनाते समय इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? ऑप्शन है निगमन विधि, आगमन विधि, अंतरदर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि। इसका सही आंसर है ये आगमन विधि के क्या है? उदाहरण, सोपान है एक तरीके से, ठीक है, इसके स्टेप्स हैं आगमन विधि के।
23 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन है समालोचनात्मक चिंतन का विकास, तथ्यों को रटना, यंत्रवत याद रखने के पूर्वाभ्यास में उत्कृष्ट बनना, समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्धा। देखिए, तथ्यों को रटना ये तो बिल्कुल गलत है, याद करना रटना मैं बार बार बता रहा हूँ, यंत्रवत याद करना ये भी गलत है, मशीन की तरह याद करना, समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्धा, स्पर्धा होनी चाहिए प्रतिस्पर्धा, लेकिन वो स्वच्छ स्पर्धा होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है, तो सबसे ज्यादा सही आंसर होगा समालोचनात्मक चिंतन का विकास। ठीक है, ना तो किसी की बहुत ज्यादा आलोचना करना, ना अच्छाई करना, तो समालोचनात्मक चिंतन का विकास सबसे ज्यादा जरूरी है, अधिगम का लक्ष्य है ये। 24 देखिए, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा, ऑप्शन है तर्क संगत से अनुभवजन्य की ओर बढ़ती हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती हैं, अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ती है, जटिल से सरल की ओर बढ़ती है। अभी हमने एक प्रश्न देखा था, उसमें जटिल से सरल गलत है, सरल से जटिल होगा, अमूर्त से मूर्त नहीं होता है, मूर्त से अमूर्त होता है, सामान्य से विशिष्ट ये शिक्षण सूत्र सही है। तो तर्क संगत से अनुभवजन्य ये भी गलत है, तो सही आंसर है इसका दूसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्न में से कौन सी युक्ति जो है अधिगम को सुसाधित नहीं करती है? ऑप्शन है अनुमान लगाना, संप्रत्यय प्रतिचित्रण, प्रकार्यात्मक स्थिरता, गैर उदाहरण निर्मित करना। तो सही आंसर है इसका प्रकार्यात्मक जो स्थिरता है वो जो ऐसी टेक्निक है जो अधिगम को सुसाधित नहीं करती है। बाकी अनुमान लगाना, संप्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट निर्माण या मैपिंग, गैर उदाहरण निर्मित करना, ये सारे सही आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, अधिगम तब अधिक अर्थपूर्ण होता है या प्रभावशाली होता है जब विषय वस्तु को किस रूप में प्रस्तुत किया जाए? संदर्भ से हटकर, ये गलत, अप्रासंगिक बहुत गलत होगा, बहुत ही अमूर्त यानी कल्पना आधारित ये भी गलत होगा, बहुत ज्यादा कल्पना आधारित होगा तो बच्चा कैसे सीखेगा, संयोजित यानी कि ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, तो सही आंसर होगा संयोजित। 27 देखिए, निम्नलिखित में से अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन सी विधि अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कम महत्व देती है? ऑप्शन है व्याख्यान, पूछताछ, चर्चाएं, खोज या अन्वेषण। तो सही आंसर होगा व्याख्यान। व्याख्यान विधि में ना अध्यापक की भूमिका होती है बहुत ज्यादा, ना छात्र की होती है। अध्यापक लेक्चर देता है और चला जाता है, तो बच्चे भी इतना आंसर पुटअप नहीं करते। ये विश्वविद्यालय लेवल पर अपनाई जाने वाली विधि है। ठीक है, तो पूछताछ और चर्चाएं और खोज या अन्वेषण ये प्राइमरी लेवल के लिए अपनाई जाने वाली विधियां हैं, तो इसका जो कम महत्व देती है वो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान में, ठीक है, अवरोध पैदा होने की संभावना है? ये प्रश्न सीटेट में 2023 में सारे मॉडल पेपर में पूछा गया है लगभग, तो ये 3 स्टार है हमारी तरफ से ये क्वेश्चन कि समस्या समाधान में अवरोध पैदा होने की संभावना है। ऑप्शन है कार्यात्मक स्थिरता, संज्ञानात्मक सुनम्यता, अपसारी चिंतन, विमर्शात्मक लेखन। तो इसका जो सही आंसर है वो है इसका कार्यात्मक स्थिरता। ठीक है, बाकी संज्ञानात्मक सुनम्यता, अपसारी चिंतन और विमर्शात्मक लेखन, ठीक है, इनसे अवरोध पैदा नहीं होगा, बल्कि पहला जो है कार्यात्मक यानी कि कार्य में अगर स्थिरता आ जाती है, सीखना है, कुछ कार्य कर रहे हैं, कोई लक्ष्य साध रहे हैं, अगर उसमें स्थिरता आ जाएगी तो क्या होगा, वो समस्या समाधान में एक तरीके से अवरोध पैदा करेगा। ठीक है, तो सही आंसर होगा पहला। तो ये 29 देखिए क्वेश्चन, एक अध्यापक को अपनी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों के बारे में किस प्रकृति का, सॉरी यहाँ पे किस, ठीक है, किस प्रकृति का होना चाहिए? ऑप्शन है दृढ़ या जड़, गलत। अगर वो दृढ़ या जड़ है तो बच्चों के अनुसार कभी बदलेगा ही नहीं, जबकि हमें पढ़ाना बच्चों के अनुसार है, ना कि अपने अनुसार। गैर लचीला वही बात है, दृढ़ या जड़, तो लचीला होना चाहिए। ठीक है, अनजान बिल्कुल गलत है, तो सही आंसर होगा लचीला। 30 नंबर क्वेश्चन है और ये लास्ट है इस वीडियो का क्वेश्चन, वह प्रक्रम जो शिक्षार्थियों को उन्होंने सीखा है का प्रयोग, यानी जो विद्यार्थियों ने सीखा है उसका प्रयोग और अभ्यास करने की अनुमति देता है, वह कौन सा प्रक्रम है? तो इसका जो सही आंसर है वो है परियोजना प्रक्रम, यानी प्रोजेक्ट प्रक्रम जो होता है। प्रोजेक्ट बनाते हैं आप लोग किसी लेवल पर, आपने देखा होगा, तो जो प्रोजेक्ट बनाने को दिया जाता है, चूंकि आपने जो सीखा है और उसी को और अभ्यास करने की अनुमति देता है, यानी जो सीखा है उसी के आधार पर आप कुछ डेवलप कर रहे हैं, उसे कहते हैं प्रोजेक्ट मेथड। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा प्रोजेक्ट मेथड।
अगर कोई आपके पास क्वेरी हो, कोई समस्या हो तो हमारे लिए कमेंट जरूर कीजिए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।